Hello and welcome dear students. My name is Akarshan. Today I will teach you the most interesting topic of your class 11 syllabus which is complex number. So let's start the topic. तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, है ना। अब इसका नाम ही ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये नंबर्स बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये नंबर बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स है नहीं। ये बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर अगर हम क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, लेकिन क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा अगर हम इसे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो शुरुआत में तो ये बहुत ईजी होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सब वहीं पर होते हैं, जैसे कि जेई में भी अगर हम जाएंगे तो बेसिक तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बाद में ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसे पढ़ना है, तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो बिफोर स्टार्टिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग सबसे पहले इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दैट मीन्स हम बहुत सारे नंबर्स पढ़ के आए हुए हैं, फिर यहाँ पर अब ये कौन से नए नंबर्स आ गए, पहले हम देखेंगे कि आखिर ये नंबर आया कहाँ से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नीड क्यों पड़ी हमें। ठीक है, फिर बाद में हम सीखेंगे कि कैसे हम इन्हें ऑपरेट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे इमेजिनरी नंबर्स आए, उसकी नीड क्या थी, कहाँ से वो हमें मिले। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स की पावर्स हम कैसे निकालते हैं, एंड फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, एंड फिर उनकी अलजेब्रा कैसी होती है, कैसे हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट या ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे करते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं, फिर फर्दर आगे के लेक्चर्स में हम आगे की बातें, जैसे मॉड्यूलस क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पोलर फॉर्म आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही केवल पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में, आप नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते होंगे, 1 2 3 इस तरह से हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें और ज़ीरो ऐड कर दें तो ये होल नंबर बन जाते हैं 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद अगर इंटीजर्स आते हैं 0 +-1 +-2, इस तरह से हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, है ना। ये सारे नंबर्स आप बचपन से जानते हैं, है ना, बहुत बेसिक हो रहा है, बट यहाँ पर कुछ बातें हैं जो ज़रूरी आपको बताने वाली हैं, इस वजह से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। चलिए, फिर इसके बाद हम जानते हैं हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, जिनको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये सब आप जानते हैं। और फिर इरेशनल नंबर जिनको हम लोग qc से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर्स जिनको हम लोग QC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होते हैं, √2 √3 e हो गया, पाई हो गया, इस तरह के हमारे पास जो नंबर होते हैं इनको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। उसके बाद अगर हम कंबाइन कर दें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, तो हम बोलते हैं ये हमारे क्या हो गए, रियल नंबर्स हो गए। तो ये सारे नंबर्स के बारे में तो हम जानते हैं, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि होल नंबर सारे नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहा है, वैसे ही इंटीजर्स जो है वो सारे होल नंबर्स को कंटेन कर रहा है, रेशनल नंबर सारे इंटीजर्स को कंटेन करता है, और सारे के सारे रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल को भी कंटेन करते हैं, रेशनल को भी कंटेन करते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है होल नंबर का, और होल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट होता है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर्स का। ठीक है, तो ये जो चेन है ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको समझने वाले हैं, इसमें हम कुछ और इंक्लूड करने वाले हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये लिखवाया। अब हम देखते हैं कि हमें आखिर नए नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। ये जो रियल नंबर्स थे जो कि सारे नंबर्स को कंटेन करते हैं, इससे हमारा काम क्यों नहीं चल रहा था। ठीक है, तो इसको एक छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज अगर हमसे बोला गया कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x² + 1 = 0 को। ओके, तो हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने लग गए तो हम जानते हैं x² = -1, तो x ± ±1। तो इस इक्वेशन का जो x का सॉल्यूशन है वो आ रहा है +√(-1) और -√(-1). तो ये दो आंसर बने इसके। ठीक है, अब इन दो आंसर्स में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा। अभी तक आप बचपन में जानते थे कि जैसे हमें √(1) चाहिए होता था तो 1 आता था, √4 चाहिए होता था तो 2 आता था। ठीक है, √9 चाहिए होता था तो 3 आता था। उसी तरह से √16 चाहिए होता था तो 4 आता था, √16 चाहिए होता था तो 4 आता था। अब अगर हम इसे ध्यान से सोचें कि √4 2 क्यों होता है, √9 3 क्यों होता है, √16 4 क्यों होता है, तो यहां पर मुझे पता चलेगा कि √4 का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर बताओ जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे मुझे 4 आता हो।
तो एक ऐसा पॉजिटिव नंबर 2 है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। वैसे ही अंडर रूट 9 का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 3 आता हो। ठीक है, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है, इस वजह से अंडर रूट 9 का आंसर 3 है। अंडर रूट 16 का आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 4 आता हो। और अंडर रूट 1 का आंसर 1 इस वजह से होता है क्योंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, दैट्स व्हाई अंडर रूट 1 जो होता है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे अंडर रूट ऑफ -1 का मतलब क्या हुआ, मुझे कोई एक ऐसा पॉजिटिव नंबर चाहिए जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे मुझे -1 मिलता हो। तो क्या कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं 1 का 1 में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 1 मिलता है, मतलब दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मुझे तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। तो क्या अंडर रूट के अंदर -1 फिर कैसे आ सकता है? तो अब तो यहाँ पे समस्या है। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके हम कभी नेगेटिव नंबर ला ही नहीं सकते, हम कभी नेगेटिव नंबर ला ही नहीं सकते। तो यानी ये वाली जो चीज है ये कभी कोई रियल नंबर है ही नहीं, जो अंडर रूट ऑफ -1 है कोई रियल नंबर है ही नहीं। तो इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन ही नहीं रहा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अंडर रूट ऑफ -2 क्या होगा, तो आप ये भी बोलोगे नो रियल नंबर, ये भी कोई रियल नंबर नहीं है और ये भी कोई रियल नंबर नहीं है ना। अंडर रूट ऑफ -3 अगर मैं आपसे पूछता हूं तो ये भी आप बोलोगे कि नो रियल नंबर, तो ये भी कोई रियल नंबर नहीं है, ये भी कोई रियल नंबर नहीं है और ये भी कोई रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स कोई भी रियल नंबर आंसर करते ही नहीं। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया, इमेजिनरी नंबर्स बोला गया। ठीक है, तो यहां पर हम देखने वाले हैं इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर्स, तो इमेजिनरी नंबर्स हम किनको बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स को। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स आर called इमेजिनरी नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स बोल रहे हैं। तो अंडर रूट 2, अंडर रूट -3, तो हमारे इमेजिनरी नंबर्स क्या हो जाएंगे, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -5/4, अंडर रूट -2.5, इस तरह के हमारे जितने भी नंबर्स होंगे ये सब हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये तो इमेजिनरी नंबर की बात हो गई। फिर उसके बाद एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूलर, या ऑयलर भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, यूलर यूलर जिन्होंने बोला कि ये जो नंबर है इसको मैं एक नए सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, एक ग्रीक लेटर से। अंडर रूट ऑफ -1 को बोला गया कि हम आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, ये ग्रीक लेटर है जिसको हम आयोटा, जो कि हमारे इंग्लिश के आई जैसा होता है लेकिन हम इसे यहाँ पे आयोटा पढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा मैं इस अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा से रिप्रेजेंट करूंगा और ऐसा मान लूंगा कि इसका आंसर जो है वो ये आयोटा नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये आयोटा है तो यहां से हम समझ सकते हैं कि आयोटा का अगर मैं आयोटा में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे -1 मिल जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट हमें याद रखना है जिसका हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक चीज और देखी गई, ये जो आयोटा है इसको इमेजिनरी यूनिट भी बोला गया, इमेजिनरी यूनिट भी बोला गया। इमेजिनरी यूनिट इसलिए क्योंकि इस आयोटा के टर्म्स में ये जो यूलर ने एक चीज बोली कि इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करो, तो इसका मतलब है ये सारे नंबर्स भी अब आयोटा के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करे जाने लगेंगे। अब देखते हैं कैसे। जैसे कि अंडर रूट ऑफ -1 के बारे में हम जानते हैं ये आयोटा है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ -2 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अंडर रूट ऑफ -2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू -1। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ -1 हमारा हो जाएगा आयोटा और आयोटा √2, यानी ये वाला भी जो इमेजिनरी नंबर है वो भी आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट होने लगा। सिमिलरली अगर मैं इस थर्ड वाले की बात करूं, अंडर रूट ऑफ -5/4, तो ये जो अंडर रूट ऑफ -5/4 है इसे भी मैं अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 5/4 लिखूंगा और यहां से मैं इसका अंडर रूट बाहर कर दूंगा इंटू अंडर रूट ऑफ -1। तो अंडर रूट ऑफ 5/4 मीन्स अंडर रूट ऑफ 5/2 और इसका मतलब हो गया आयोटा। तो ये वाला नंबर भी हमारा आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट होने लग गया। ठीक है, तो यहां तक था, ये तो इमेजिनरी नंबर की बात होगी। इमेजिनरी नंबर हम लोग किन्हें कहते हैं, निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, और इनको हम लोग आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है। इसका मतलब आयोटा एक ऐसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, -1 मिलता है। ठीक है, तो दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये तो हमारी बात हो गई कि हमें क्यों नए तरह के नंबर्स की बात करनी पड़ी, जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स बोल रहे हैं, बिकॉज इस तरह की इक्वेशन जो है वो सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो ये था इमेजिनरी नंबर का बेसिक्स। चलिए अब हम एक नए नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। चलिए एक नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि बचपन से हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी का आंसर जो होता है वो अंडर रूट ऑफ ए बी होता है। अगर मुझे ए और बी के अंडर रूट का मल्टीप्लाई कराना है तो मैं एक ही अंडर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इसका इंपॉर्टेंस है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी जो होता है वो अंडर रूट ऑफ ए बी होता है, सही बात है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। अभी तक हम जानते थे ये हमेशा होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ये तभी होता है इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी, एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि ये रूल तभी सही है जब अंडर में ए और बी ये जो आ रहे हैं इन दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो। मतलब या तो ए पॉजिटिव हो, बी भले ही नेगेटिव हो जाए, या तो बी पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो जाए, या फिर दोनों ही हमारे पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, अदरवाइज ये रूल फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी जो है वो माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी आएगा। ये कब आएगा, इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों के दोनों अगर हमारे नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर माइनस आता है। चलिए इसको एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगर a की वैल्यू हमारी 4 है हमने, और b की वैल्यू हमारी 6 है, मैंने इसको दोनों को ही पॉजिटिव ले लिया आपकी बात। ठीक है, और मैं इस रूल में रख कर देख रहा हूं, पहले वाले रूल में, तो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 6, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसे भी जरा रख देते हैं। तो यहां पर ये 2 हो जाएगा, सॉरी मैं b की जगह पे 9 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, 9 ले लेता हूँ। ठीक है, 6 की जगह पे 9 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 36 होगा, जो कि 6 आ जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू 6, यानी अगर दोनों ही हमारे पॉजिटिव्स हैं तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अगर a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -9 है, मतलब एक नेगेटिव कर दिया मैंने। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -9 इज इक्वल टू, यहीं पर ही मैं इसे पुट कर रहा हूँ, 4 इंटू -9, तो ये हो जाएगा 2, और इसे मैं लिखूंगा 9 इंटू -1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 36। ठीक है, ये हो गया 2, यहाँ पर 9 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा हो जाएगा। उसी तरह से 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ -1 का आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 6 आयोटा और यहाँ पर भी 6 आयोटा। तो ये तो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, मतलब अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो यही वाली बात हो रही होगी। अब हम दोनों नेगेटिव लेकर के देखते हैं, थर्ड एग्जांपल। अगर a मेरा -4 है और b मेरा -9 है, तब इस प्रॉपर्टी को जरा हम वेरीफाई करके देखते हैं कि आने वाला क्या है हमारे पास। चलिए, जैसे कि अंडर रूट ऑफ -4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, तो मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड को केवल निकाल रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 आयोटा, और ये मेरा हो जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर, और अभी हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -6 होता है। ठीक है, तो यहां से जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है वो -6 आ रहा है। अब अगर हम अंडर रूट ऑफ ए भी निकालें, तो अंडर रूट ऑफ ए भी निकालेंगे तो -4 इंटू -9, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 36, तो यहाँ पर तो 6 ही आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अंडर रूट ऑफ
दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं इस वाले रूल को देखूं कि अंडर रूट ऑफ ए और अंडर रूट ऑफ बी का मल्टीप्लाई करने पे अंडर रूट ऑफ ए भी आता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने ये अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी लिखा हुआ है, ये क्या है एक्चुअल में अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन ये तो इसके बराबर नहीं आया, तो आना क्या चाहिए था, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर निगेटिव हो रहा होगा। तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ -4 इंटू अंडर रूट ऑफ -9 जो होगा वो माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ -4 इंटू -9 के बराबर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे समझनी थी कि अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी जो होता है वो अंडर रूट ऑफ ए बी के तभी बराबर होता है जब दोनों में से एक पॉजिटिव हो, कम से कम दोनों ही पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव हो। अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं तो ये रूल काम नहीं करता है, अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी की वैल्यू माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी आती है, ठीक है। अभी तक हमने इसे क्यों नहीं सीखा था प्रीवियस क्लासेस में, क्योंकि हम अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर डालते ही नहीं थे, हमने वहां पर इस चैप्टर को सीखा ही नहीं था, है ना। अब हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, हमने नए नए नंबर्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, इस वजह से यहाँ पर हमें ये रूल भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि मुझे निकालना है अंडर रूट ऑफ -9 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस अंडर रूट ऑफ -4 इंटू -25, ठीक है। सपोज मुझे इसका आंसर निकालना है तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अंडर रूट ऑफ -9 आया है, तो अंडर रूट ऑफ -9 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, इसका मतलब ये आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो सकेगा। उसी तरह से अंडर रूट ऑफ -4 को अगर हम देखें तो ये भी आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट होगा। अंडर रूट ऑफ 36 जो होता है ये तो हमारा रियल नंबर ही रहने वाला है ना। और यहाँ पर अभी हम इसको देखते हैं कि ये क्या आने वाला है, अभी हमने जो प्रॉपर्टी करी है हम उसका भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अंडर रूट ऑफ -9 को अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, -1 इंटू 9 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ -4 का मतलब है -1 इंटू 4 हो गया, और ये इंटू में लिखा है इसके साथ तो ये तो 6 हो गया। और यहाँ पर हम लोग विदाउट प्रॉपर्टी से भी इसे कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा आएगा, अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे अलग अलग, या हम इसे विदाउट स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। चलिए हम इसे विदाउट स्प्लिट करके कर लेते हैं, हम इसे स्प्लिट नहीं करते तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो हमारा बनेगा अंडर रूट ऑफ 9 का हो गया 3 और अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा हो गया, 4 बाहर आ गया, 2 हो जाएगा और आयोटा हो जाएगा और इंटू 6 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 10, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 आयोटा, और 2 आयोटा में 6 आयोटा का 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इमेजिनरी नंबर में हम किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 12 आयोटा हो गया और प्लस 10 हो गया, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 15 आयोटा और प्लस 10 आ गया, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा होने वाला है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, आयोटा की पावर्स को कैलकुलेट करने वाले हैं, और वो पावर्स क्या होंगी, इंटीजर्स होंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह की पावर्स हो सकती हैं, या फिर इंटीग्रल पावर्स होंगी, और निगेटिव पावर्स हो सकती हैं, और जीरो पावर्स होंगी। तो देखते हैं कि आखिर हम लोग आयोटा की पावर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, ठीक है। तो आयोटा की हम लोग इंटीग्रल पावर्स करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको 3 पोर्शन में बांट लेते हैं, है ना। पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे कि आयोटा की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। आयोटा की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है।
तो किसी भी नंबर की पावर अगर हम जाने, हम रियल नंबर में किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। 0 को छोड़ करके किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आयोटा की पावर 0 का आंसर क्या होगा, तो आयोटा की पावर 0 का भी आंसर 1 होता है। अगर हम चाहें तो उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो आयोटा की पावर 0 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1, ठीक है। और 1 माइनस 1 का मतलब हो गया आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा की पावर -1, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर अगर -1 है तो मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ, तो आयोटा की पावर 1 अपॉन आयोटा की पावर 1, ठीक है। अब आयोटा की पावर 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया। दैट्स मीन्स आयोटा की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आयोटा की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स को पहले कैलकुलेट करते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, ठीक है। तो आयोटा की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, तो यहां पर हम करने वाले हैं कि जैसे आयोटा की पावर अगर 1 है, आयोटा की पावर 1 का मतलब तो आयोटा ही होता है। आयोटा क्या होगा, √(-1) होता है, ठीक है। आयोटा की नेक्स्ट अगर हम पॉजिटिव पावर की बात करें तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का भी वैल्यू अभी हमने शुरुआत में देखा था कि आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, तो इसका मतलब आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। आयोटा क्यूब अगर हम बात करें तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब को मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता, ठीक है। आयोटा स्क्वायर हमारा -1 आता है, -1 इंटू आयोटा, तो ये हमारा माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आयोटा क्यूब की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद अगर हम आयोटा की पावर 4 की बात करें तो आयोटा की पावर 4 का मतलब हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो दोनों -1, तो ये 1 आ गया। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई। तो हमने यहाँ पर 4 पावर्स कैलकुलेट करी हैं आयोटा की। अब हम और हायर पावर्स में अगर जाते हैं तो हम जैसे आयोटा की पावर 5 कैलकुलेट करते हैं, तो आयोटा की पावर 5 को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो नॉन पावर्स अभी हमारे पास आ गई हैं हम इसको उनमें स्प्लिट करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है ना, तो आयोटा की पावर 5 को मैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। आयोटा की पावर 4 1 हो गया इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 5 जो होगा वो हमारा आयोटा आ जाएगा। उसी तरह से आयोटा की पावर 6 अगर मुझे निकालना है तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 4 1 होता है और ये -1 होता है। आयोटा की पावर अगर मुझे 7 निकालनी है तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। और आयोटा की पावर 3 का आंसर जो होता है वो माइनस आयोटा आने वाला है। और आयोटा की पावर 8 अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, तो ये हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक पैटर्न हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आयोटा की पावर अगर 1 थी तो मुझे आंसर में आयोटा मिल रहा था, जैसे आयोटा की पावर 5 थी तो भी मुझे आयोटा ही मिल रहा है, ठीक है। आयोटा की पावर 2 है तो मुझे -1 मिल रहा है, आयोटा की पावर 6 पर भी मुझे -1 मिल रहा है, ठीक है। आयोटा की पावर 3 पर मुझे माइनस आयोटा मिल रहा है, और आयोटा की पावर 7 पर भी मुझे माइनस आयोटा मिल रहा है, आयोटा की पावर 4 पर मुझे 1 मिल रहा है और आयोटा की पावर 8 पर भी मुझे 1 मिल रहा है। अब यहां से मैं समझ सकता हूं कि अगर मुझे आयोटा की पावर 12 निकालनी हो तो वो भी मेरा 1 ही आने वाला है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल ही है, मैं 4 बार लिख सकता हूँ। वैसे आयोटा की पावर 16 का आंसर भी 1 ही आने वाला है। तो अगर कभी भी आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल लिख दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होने वाला है, ठीक है। तो यहां से हम इसको नोट में कर लेते हैं कि आयोटा की पावर 4n, 4n का मतलब क्या हो गया, 4n का मतलब हो गया मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ, ठीक है। तो आयोटा की पावर 4n का मतलब हो गया आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। यहां से आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। उसी के साथ अगर मैं देख रहा हूं आयोटा की पावर 5 जो कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल से एक ज्यादा है। अब जैसे मैं यहाँ पर आयोटा की पावर 9 को कैलकुलेट करता हूँ, तो आयोटा की पावर 9 जो है वो एक्चुअल में आयोटा की पावर 4 का 2 टाइम्स है और +1 हो रहा है, ठीक है। आयोटा की पावर 4 का 2 टाइम्स कर दे और प्लस इंटू आयोटा कर दें तो आंसर में मुझे आयोटा ही मिलने वाला है। तो अगर 4 के मल्टीपल में एक प्लस हो रहा है तो आंसर हमेशा क्या आता है, आयोटा आता है, ठीक है। तो यहां से आयोटा की पावर अगर 4n + 1 हो रही है, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 में प्लस एक पावर और हो रही है, तो आंसर आयोटा ही आएगा। नेक्स्ट में भी मैं देख सकता हूँ पावर 6 में कि आयोटा की पावर 4 × 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स 4 का मल्टीपल और फिर पावर 2 और आ रही है, तो आंसर हमेशा -1 होता है।
तो आयोटा की पावर 4n प्लस 2 का जो आंसर होगा वो हमारा जो होगा वो -1 हो जाएगा। इसी तरह से आयोटा की पावर 4n प्लस 3 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और नोट डाउन करवाने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं आयोटा की फर्स्ट 4 पावर्स को ऐड करता हूँ, जैसे कि ये हमारा रहा आयोटा, ठीक है, आयोटा की पावर 1 हमारा रहा आयोटा, आयोटा की पावर 2 रहा हमारा -1, आयोटा की पावर 3 रहा हमारा माइनस आयोटा, और ये रहा 1। अगर मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड करता हूं तो ये और ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को अगर मैंने ऐड करा तो हमेशा मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं देखूं तो ये भी कंसेक्यूटिव पावर है 4n, फिर पावर में 1 प्लस हो गया, पावर में 2 प्लस हो गया, पावर में 3 प्लस हो गया। तो इन सारी पावर्स को जब मैंने ऐड करा तो अल्टीमेटली जो सम आया मेरे पास वो क्या आया, 0 आया। ठीक है। तो आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर हमारा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है। तो यहां पर हम एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं, सम ऑफ 4 consecutive powers of iota is 0। sum of 4 consecutive powers of iota is 0। ठीक है, यहां से हमने इस पॉइंट को कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहां से, इसी प्रॉपर्टी से लेकर के, जैसे कि मुझे समेशन निकालना है i टू द पावर n का, वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to 12। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आयोटा की पावर n को मुझे ऐड करना है और n की वैल्यू को चेंज करते जाना है 1 से लेकर 12 तक। इसका मीनिंग हुआ, इस क्वेश्चन में इसका मीनिंग हुआ, क्या मीनिंग हुआ कि आयोटा की पावर n की जगह पे 1 डालना है, प्लस आयोटा की पावर फिर 1 से लेकर 12 तक जाना है, यानी 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, और बीच में प्लस बस पुट करते जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास आयोटा की पावर 12 आने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर हमें 0 मिलने वाला होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो इसका तो आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8 तक में ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा, और फिर 9, 10, 11, 12 तक करूंगा तो भी मुझे 0 मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास 0 ही आने वाला है, और मुझे सारी वैल्यूज रखनी भी नहीं पड़ेंगी। ठीक है। तो चलिए, ये रहा आयोटा की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के बारे में कुछ। अब आयोटा की अगर नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हमें निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड यहां से साफ कर देता हूं। चलिए, निगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है। तो आयोटा की पावर्स हमें क्या करनी है, निगेटिव इंटीग्रल पावर्स करनी है। तो आयोटा की पावर जैसे -1, तो आयोटा की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन आयोटा, जैसे हम लोग रियल में करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही होने वाला है। ठीक है। तो 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा। अब 1 अपॉन आयोटा को कैसे सॉल्व करें, तो देखिए हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम आयोटा से आयोटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, -1 आता है। ठीक है। तो इसी तरह से हम आयोटा का ऊपर और नीचे अगर मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास तो आयोटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 हो गया, तो इसका अल्टीमेटली आंसर माइनस आयोटा हो गया। ठीक है। उसी तरह से आयोटा की और अगर हम पावर्स के बारे में जाएं, आयोटा की पावर अगर -2 करें, आयोटा की पावर क्या करें, अगर -2 करें, तो आयोटा की पावर -2 का मतलब भी 1 अपॉन आयोटा की पावर 2 हो जाएगा, और ये तो डायरेक्टली -1 होता है तो उसका आंसर -1 आ जाएगा। आयोटा की पावर -3 का आंसर भी अगर हमें निकालना होगा तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 3, तो 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये हो गया -1 इंटू आयोटा, तो ये होगा -1 अपॉन आयोटा। अब डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाना है,
तो हमेशा हम आयोटा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई ही करेंगे, जिससे आयोटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में बन जाएगा। ओके, तो न्यूमरेटर में आयोटा और डिनोमिनेटर में आयोटा, तो यहाँ पर माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये कैंसिल होके आयोटा आ गया। ठीक है, आयोटा की पावर -4 भी उसी तरह से अगर हम निकालेंगे तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 जो कि 1 आ गया। ठीक है, तो यहां से मुझे आयोटा की पावर -4 1 मिला, आयोटा की पावर -3 अगर हमने करा था, आयोटा की पावर -3 करा था तो मुझे आयोटा मिला, आयोटा की पावर अगर -2 करा तो मुझे -1 मिला, आयोटा की पावर -1 करा तो आयोटा मिला। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे जैसे जैसे और हम नेगेटिव पावर करेंगे हमें भी कुछ आंसर मिलेंगे ही, लेकिन वो सारे के सारे आंसर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो वो सारे आंसर्स हमारे या तो माइनस आयोटा या तो -1 या तो आयोटा या तो +1 में ही होने वाला। तो आयोटा की चाहे हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स को बढ़ाते जाएं चाहे हम निगेटिव इंटीग्रल पावर्स करते जाएं, आंसर हमेशा इन 4 नंबर्स में ही आएगा, +-1 और प्लस आयोटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आयोटा की बहुत हायर पावर्स को कैलकुलेट करते हैं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। और ये जो सब कुछ हमने सीखा है कि आयोटा की जो इनिशियल पावर्स हमने 1 2 3 4 सीखी है, इनका यूज करके हम आयोटा की हायर पावर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें आयोटा की पावर 198 कैसे कैलकुलेट करना है। आयोटा की पावर 198 विच इज वेरी ह्यूज नंबर, है ना। अभी तक तो हम 1 2 3 4 ही कैलकुलेट कर रहे थे, अब तो इतना बड़ा पूछ दिया गया, है ना। अब इसे कैसे कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है जिसमें हम जानते हैं जो दो हम रियल नंबर जानते हैं आयोटा की पावर्स में आते हैं, जैसे कि आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है -1 होता है, और आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, उनका ही यूज करके हम इन हायर पावर्स को सॉल्व करें। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है, तो इसका ही यूज करेंगे। तो देखिए 198 है, तो इस 198 को हम 198 पावर को हम 4 की पावर्स में एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहला काम ये होता है। तो क्या करना है, 198 को 4 से डिवाइड करते हैं, 198 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 4 16 हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया 338, 4 9 36, ये आ गया 2। ठीक है, अब बचपन में हमने डिवीजन एल्गोरिदम समझी थी, जिसमें हम जानते हैं डिविडेंड होता है, ये जो अंदर होता है ये डिविडेंड होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो दैट मीन्स 198 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। आयोटा की पावर 198 में 198 की जगह पे हम इसे लिखेंगे 4 इंटू 49 प्लस 2। ठीक है, और अब एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आयोटा की पावर 4 इंटू 49 इंटू आयोटा की पावर 2। ठीक है, पावर्स अगर प्लस में लिखी होती हैं तो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। अब दो पावर्स का अगर मल्टीप्लीकेशन लिखा है तो हम जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर लगी होगी। तो मैंने आयोटा की पावर 4 को अंदर ले लिया और आयोटा की पावर 49 को ऊपर कर दिया। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर हमारा क्या हो गया -1 हो गया। आयोटा की पावर 4 जो होता है वो तो 1 होता है, तो ये 49 इंटू -1, तो इसका अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आ रहा है -1। तो अभी हमने बात करी थी कि आयोटा की पावर हम कुछ भी कर दें आंसर हमारा उन्हीं 4 नंबर में से ही होने वाला है, तो उन्हीं 4 नंबर में से ही हमारा एक आंसर -1 आया। ठीक है, तो आयोटा की पावर 198 जो होता है वो कुछ भी नहीं होता, -1 ही होता है। ठीक है, इसी तरह से चलिए अब हम एक और बड़ी पावर्स पे चलते हैं, एक और बहुत बड़ी पावर करते हैं, जैसे कि आयोटा की पावर 2037, आयोटा की पावर 2037 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब भी हमें आयोटा की हायर पावर्स करनी है हमें क्या करना है, हमें उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद इस तरह से जो भी पावर है उसको इस तरह से डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और फिर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसे निकालेंगे। चलिए इससे भी करते हैं। तो 2037 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 5 20, ये डिवीजन करना सभी को आता है। 4 5 20, सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इससे काम चल नहीं रहा तो हम 7 को भी नीचे लाएंगे, 37
4 9 जा 37, 4 9 जा 37, ये सब्ट्रैक्ट होके 4 9 जा 36 सॉरी, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 2037 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2037 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 509 प्लस 1। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 509 की पावर 4 इंटू आयोटा, 4 इंटू आयोटा की पावर 1। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, 509 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 509। ठीक है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 की पावर कुछ भी करते तो 1 ही आएगा इंटू आयोटा, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, हमारा आयोटा आ गया। तो आयोटा की पावर 2037 का जो आंसर है वो क्या है, आयोटा ही है। ठीक है, तो आयोटा की पावर्स हो गई। अब आयोटा की अगर मुझे निगेटिव पावर्स निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, सपोज आयोटा की एक बहुत लार्ज निगेटिव पावर अगर हमें यहाँ पे निकालनी, कैलकुलेट करनी है, तो आयोटा की पावर जैसे कि सपोज 936 को निकालना, 936 माइनस 936 को निकालना, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको नीचे ले जाके, और अब वही करेंगे जो अभी हम लोग करते आए थे, इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो इसे 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जार 8, 3 जार 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 4 4 जार 16, तो मतलब डिनोमिनेटर तो मुझे 0 ही मिला, तो ये जो 936 है वो 234 इंटू 4 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 936 की जगह पे 4 इंटू 234 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इंटू 234 हो गया, तो यहाँ पे तो 1 हो गया, 1 की पावर 234, तो ये तो अल्टीमेटली पूरा आंसर 1 ही आ गया। तो आयोटा की पावर माइनस 936 का आंसर जो है वो 1 आ गया। ठीक है, तो आयोटा की नेगेटिव पावर की इसी तरह से सॉल्व करी जाती है। तो ये तो बात हो गई इमेजिनरी नंबर आयोटा की, कि आयोटा क्या होता था, आयोटा कब आया, क्यों नीड पड़ी, है ना। आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स को हम आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और आयोटा के हायर पावर्स पढ़ ली और एक नोट पॉइंट भी सीख लिया। अब हम चलते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आखिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आए, है ना, जैसे आयोटा एक इक्वेशन से आया, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक इक्वेशन के सॉल्यूशन से निकल के आया। ठीक है, चलिए अब बेसिक से चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे तभी आते हैं, है ना, जब हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ एक अलग सा नंबर आ जाता है, जिसको देख करके हम उसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर रख देते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी वो इक्वेशन है जिसको देख के मुझे इस नंबर का आइडिया लगता है। ठीक है, चलिए सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए या तो हम लोग मिड टर्म स्प्लिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म स्प्लिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर उससे हो नहीं रहा। अगर हम देखेंगे तो 1 को ऐसे दो फैक्टर्स में नहीं तोड़ तो सकते, जिसका जो कि इसका सम या डिफरेंस 1 बन सकता। तो हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसमें हम क्लास 10th में अपने पढ़कर आ चुके हैं। तो चलिए उसका यूज कर लेते हैं। तो बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी, दैट मीन्स यहाँ पर जो आ रहा है उसका कोएफिशिएंट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर जो उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा 1 और अपॉन में आ जाएगा 2 टाइम्स 1। ठीक है, तो x हमारा क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर -3 आ जाएगा और अपॉन में 2 आ गया। तो ये कुछ नंबर इस तरह का है। और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट ऑफ निगेटिव नंबर आया, तो इसका मतलब ये तो एक इमेजिनरी नंबर हो गया, इसको मैं आयोटा के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो चलो लिख देते हैं इसको हम आयोटा के टर्म में। तो x की जगह पे -1 प्लस माइनस आयोटा √3 हो जाएगा ये, और अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ दोनों टर्म्स के नीचे, तो कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2 प्लस आयोटा √3/2, मतलब क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब होता है दो रूट होना, तो एक रूट तो ये हो जाएगा जिसको हम x1 बोल दे रहे हैं, और जो दूसरा रूट हो जाएगा वो -1/2 माइनस आयोटा √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये दो रूट्स हमारे आ गए।
ये दो रूट्स हमारे आ गए हैं x1 और x2 के। ठीक है, अब अगर मैं इसको जरा ध्यान से देखूं, इस रूट में मैं देख रहा हूं ये जो नंबर मुझे मिल रहा है दोनों ही रूट में, ये एक रियल नंबर है और इसके साथ प्लस या माइनस होके एक इमेजिनरी नंबर भी मेरे पास आ रहा है। तो ये एक नया नंबर हुआ जिसमें रियल और इमेजिनरी मिक्सअप होकर आ रहे हैं, प्लस और माइनस के टर्म्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हमने बोलना शुरू कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जब आप रेशनल इरेशनल नंबर वाला आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th में, जहां पर हम बोलते थे कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है और 2 प्लस √3 भी एक इरेशनल नंबर होता है, जहां पे ये एक रेशनल नंबर था और यहाँ पे एक इरेशनल नंबर था। तो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम था ये भी इरेशनल ही था और इसे मैंने रियल नंबर पूरा बोल दिया था। तो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हो रहा था, वैसे यहाँ पे रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस रियल और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसे जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें एक रियल पार्ट हो और फिर प्लस करके एक इमेजिनरी पार्ट लिखा हो, ऐसे नंबर्स भी हमारे पास कुछ इक्वेशन के सॉल्यूशन में आते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b, where a and b are रियल नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस आयोटा b टाइप से लिखा होगा, जहां पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मेरा a हो जाएगा और ये मेरा b हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इधर बात करें तो ये मेरा a हो जाएगा और माइनस के साथ ये वाली चीज मेरी -√3/2 आयोटा को छोड़ने पर जो मिलेगा वो मेरा b हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऑलवेज जो है वो वेरिएबल है ना, अगर जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं तो जब हम उनमें वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, रियल नंबर्स को लेट करने के लिए हम हमेशा एक्स वाई का यूज करते हैं, वैसे ही जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के वेरिएबल की बात करेंगे तो उसको हमेशा हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, z से, तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये हमारा क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जहां पे a और b ये दोनों जो हैं वो हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू आर थोड़ा सा सेट का आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हमारे रियल नंबर्स हैं, a और b हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब हम चलते हैं नई चीज में जिसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब हो गया, चलिए अब इसको समझते हैं। तो जैसे कि सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर हमारे पास एक नंबर है तो ये जो नंबर आ रहा है जिसमें आयोटा नहीं है, ये जो a है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और ये जो आयोटा को छोड़ करके आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो ये जो b नंबर है ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, और a जो है वो रियल पार्ट ऑफ z। इसका एक सिंबल भी होता है, रियल पार्ट ऑफ z को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि re ऑफ z, ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मतलब रियल पार्ट ऑफ z क्या है, a है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, b है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और आपको इसके कुछ एग्जांपल से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बताता हूँ कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि z इज इक्वल टू, हम कुछ 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दे रहे हैं और उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट डिटरमाइन करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि 2 + 3 आयोटा हो गया, z2 हमारा हो गया -2 + 3 आयोटा, और z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि -2 - 3 आयोटा है, और z4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 2 - 3 आयोटा है। तो इस तरह से अगर मेरे पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इन चारों के मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो ये जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगर मैं देख रहा हूँ कि a + ib होता है, तो जो a होगा वो रियल पार्ट होता है, जो b होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर
रियल पार्ट ऑफ Z1 अगर हम जाएंगे तो वो 2 हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 होगा वो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेकंड वाले पे जाते हैं तो रियल पार्ट ऑफ Z2 हमारा जो होगा वो -2 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 जो हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम Z3 में जाएंगे तो रियल पार्ट ऑफ Z3 जो होगा वो हमारा -2 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, Z3 क्योंकि मैंने बोला था a प्लस आयोटा बी तरह से लिखा होगा, यहाँ पर हमेशा प्लस होना चाहिए, तब यहाँ पर आयोटा के साथ जो नंबर होगा वो मेरा इमेजिनरी पार्ट होगा, बट यहाँ पर तो माइनस लिखा है, तो पहले मैं इसको चेंज करूंगा -3 प्लस -3 आयोटा से, और अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 जो है वो हमारा -3 है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, यहाँ पर इसको समझना। उसी तरह से अगर मैं रियल पार्ट ऑफ Z4 की बात करूं तो वो 2 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z4 की बात करूं तो वो मेरा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम निकालते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा, फिर मैं उस पर चलता हूँ। चलिए, प्योरली रियल नंबर्स और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हम किससे कहेंगे वो समझ लेते हैं। प्योरली रियल नंबर्स, ठीक है, और साइड में यहाँ पर अभी पहले प्योरली रियल की कर लेते हैं, फिर प्योरली इमेजिनरी पे चलेंगे। जैसे कि z अगर हमारे पास एक नंबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है, और मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब बोलूंगा, मैं इसे रियल बोलूंगा तब अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो, दैट मीन्स केवल z प्लस जीरो हो, a प्लस जीरो हो, z इज इक्वल टू a प्लस जीरो हो, तो ये रियल आ जाएगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू a प्लस जीरो, तो ये जीरो कब होगा, जब हमारा b जीरो होगा, तो ये नंबर प्योरली रियल तब होगा जब ये हमारा b जीरो हो जाए। b जीरो हो जाए मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर हमारा जीरो है तो मैं बोल सकता हूं z इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। ठीक है, तो प्योरली रियल नंबर होने के लिए जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो है तो वो प्योरली रियल ही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर पे। प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, और मैं चाहता हूँ ये प्योरली इमेजिनरी हो, दैट मीन्स इसमें केवल आयोटा वाला ही टर्म होना चाहिए, तो ये वाला चीज जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो प्योरली इमेजिनरी के लिए ये वाला चीज क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ z अगर मेरा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो है तो आयोटा वाला टर्म तो बचा रह जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको z को क्या बोलूंगा, z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो z मेरा क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर बोला प्योरली रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, है ना, दैट मीन्स b को जीरो होना पड़ेगा, और प्योरली इमेजिनरी होने के लिए रियल पार्ट ऑफ z दैट मीन्स a को जीरो होना पड़ेगा, है ना। तो कोई एक अगर जीरो हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली ये प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी होते हैं, लेकिन तब क्या हो अगर दोनों ही जीरो हो जाए, है ना। तो जैसे कि एक नोट पॉइंट हम समझते हैं, जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जहां पर अगर a भी जीरो हो गया और b भी जीरो हो गया तो z मेरा जीरो प्लस जीरो आयोटा लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां पर इस z का रियल पार्ट जीरो है, अगर रियल पार्ट जीरो है तो मैं इसे तो प्योरली इमेजिनरी बोलता हूँ, तो फिर मैं इसे प्योरली इमेजिनरी बोलता हूँ, प्योरली इमेजिनरी बोलता हूँ। ठीक है,
अब क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, अगर इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो गया तो फिर मैं इसे प्योरली रियल बोलता हूँ, प्योरली रियल बोलता था अभी तक। तो इसका मतलब है फिर मैं इसे दोनों बातें बोल सकता हूँ। तो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही जीरो हैं, दैट मीन्स z इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा जीरो है, तो हम इसको प्योरली रियल भी बोल सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, z इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा ये जो है ये प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई चीज सीखी, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो कि प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो साथ साथ। अब अभी हमने जब शुरुआत करी थी तो हमने वहां पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारे नंबर्स के बारे में बात करी थी और फिर एक चेन बताई थी। इसमें बताया था कि नेचुरल नंबर जो होता है होल नंबर में कंटेन हो जाता है, उसी तरह से रियल नंबर सारे नंबर को कंटेन करता है। तो अब हम उसी बात को यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सा मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपके लिए थोड़ी जगह बनाता हूँ। तो चलिए एक नोट पॉइंट यहाँ पर और कर लेते हैं। जैसे z इज इक्वल टू टू मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, z इज इक्वल टू टू। अब मैंने z इज इक्वल टू टू लिखा है तो मैं z इज इक्वल टू टू प्लस जीरो आयोटा भी इसे लिख सकता हूँ, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है ना। तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो हो तो वो रियल नंबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सारे के सारे रियल नंबर एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। ठीक है, तो सारे के सारे रियल नंबर, इसका मतलब जैसे z इज इक्वल टू थ्री, ये एक रियल नंबर है ना, लेकिन मैं इसे थ्री प्लस जीरो आयोटा लिख सकता हूँ, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दिया। तो हर एक रियल नंबर एक्चुअल में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है जिसका जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है। तो यानी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हमारे रियल नंबर्स भी इंक्लूडेड है ना। मतलब जिनमें अगर b हमारा इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो हो जाए तो सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो हमारे रियल नंबर्स को भी कंटेन करते हैं। तो शुरुआत में जो हमने चेन पढ़ी थी कि n जो होता है वो कंटेन होता है w में, w होता है z में, इंटीजर्स में, इंटीजर्स होता है रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर होता है रियल नंबर में, और वैसे ही अब रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कंटेन हो जाता है। तो अभी तक हम जब तक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर की नॉलेज नहीं थी, हम बोलते थे हमारे सारे नंबर ही रियल नंबर हैं। अगर नेचुरल नंबर भी होता तो हम रियली नंबर बोलते थे, लेकिन अभी हमारे सारे नंबर क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। सारे नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी होल नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर, ठीक है, रेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब के सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई हमारे पास। ठीक है, कि एवरी रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दिया, तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर को भी कंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा बेसिक हुआ खत्म, जहां पर हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में अच्छे से समझ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लिया। अब हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस के बारे में, कि आखिर हम उनका ऑपरेशंस का मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कि अगर ये नंबर्स हैं तो नंबर्स के साथ हम जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीजें करते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी हम ये सब कर सकते होंगे। ठीक है, तो फिर अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, अब हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे, जैसे कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, कॉन्सेप्ट है, और उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, एंड देन मॉडुलस के बारे में बात करेंगे। फिर फर्दर आने वाले और लेक्चर्स में और लेक्चर वीडियोस में आगे के कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यहाँ पर जो है 6 ऑपरेशन सीखने वाले हैं, 6 चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे हम जब रियल नंबर्स करते थे तो वहां पे हम कंपैरिजन करते थे कौन सा रियल नंबर बड़ा है कौन सा रियल नंबर छोटा है। ठीक है, वैसे अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं या नहीं, केवल उसी का। ठीक है, एक नोट पॉइंट मुझे यहाँ पे आपको और लिखवा देना चाहिए। ठीक है, अभी वो मिस हो गया, चलिए नोट कर लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जैसे रियल नंबर्स में हम जानते हैं 4 बड़ा होता है 2 से, 3 बड़ा होता है 1 से, ऐसे हम ऑर्डरिंग जानते हैं कौन से नंबर से बड़ा होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, हम नहीं बोल सकते कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या नहीं। ठीक है, इसे हम आगे समझेंगे भी कि आखिर ऐसा क्यों है, बट अभी के लिए हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, इसे हम ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो जो ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं होती, तो हम नहीं बता सकते कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन, हम यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहला जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन होगा वहां पे हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना है हमें। ठीक है, तो जैसे कि सपोज अगर हम बोलते हैं, या इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इसको लिखना चाहिए, कंपैरिजन की जगह पे हम यहाँ पे इक्वालिटी लिखेंगे, है ना, इक्वालिटी भी लिख सकते हैं, या तो ये या तो ये। ठीक है, कंपैरिजन या इक्वालिटी दोनों बातें एक ही हो जाएंगी। जैसे कि Z1 अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, ठीक है, और Z2 मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा, तो मैं देख रहा हूँ Z1 और Z2 में Z1 का भी रियल पार्ट 2 है और Z2 का भी रियल पार्ट 2 है। Z1 का इमेजिनरी पार्ट 3 है और Z2 का इमेजिनरी पार्ट -3 है। तो इमेजिनरी पार्ट इनके दोनों के अलग अलग हैं लेकिन रियल पार्ट सेम है। ठीक है, तो यानी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन या इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि Z1 अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 + आयोटा B1, और Z2 अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 + आयोटा B2। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, तो इसका मतलब है दोनों के रियल पार्ट्स बराबर होंगे एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर होंगे, तभी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि जैसे आपसे बोला है Z1 जो है वो A + 3 आयोटा है, ठीक है, एंड Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि -2 + B आयोटा है। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उसने ऐसा बोला है कि Z1 और Z2 जो है वो बराबर है ना। और अब मुझे बोल रहा है कि ये जो अननोन यहाँ पर छिपे हैं A और B, इन दोनों का आंसर बता दो क्या होगा। तो अभी हम जानते हैं कि अगर Z1 और Z2 बराबर हैं तो दोनों के रियल पार्ट्स बराबर होंगे, यानी A की वैल्यू -2 के बराबर होगी। ठीक है, और अगर क्योंकि ये दोनों बराबर है तो उनके इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होंगे, तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि B की वैल्यू जो होगी वो 3 के बराबर होगी। ठीक है, तो कंपैरिजन या इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या सीखा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे बराबर हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से कर लेते हैं।
कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो कुछ हम पढ़ते आए हैं वही सब कुछ है। जैसे कि 2 - 3 आयोटा एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा नंबर है 5 + 4 आयोटा। ठीक है, Z1 और Z2 ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और उनको ऐड कैसे करना है। ठीक है, तो Z1 + Z2 अगर हम लिखेंगे तो Z1 की जगह पे Z1 लिख देते हैं, प्लस Z2 की जगह पे 5 + 4 आयोटा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ही हम ऐड कर सकते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ले जा सकते हैं, इतना तो हमें पता ही है। तो हम वही कर सकते हैं यहाँ पे, तो वही करेंगे, इसको इसको ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको इसको ऐड करेंगे तो आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने Z1 और Z2 को जोड़ा, तो मेरे पास भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया 7 + आयोटा। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे जोड़ना होता है तो कुछ भी नया नहीं है, हम रियल और रियल को एक साथ जोड़ सकते हैं और इमेजिनरी को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमें वैसे ही कॉम्बिनेशन आ जाएगा रियल और इमेजिनरी का यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलिए सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाना है, तो बिल्कुल सेम तरीका, इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, Z1 - Z2 कर दें, इन्हीं दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो Z1 की जगह पे हमने Z1 लिख दिया और माइनस करना है हमें Z2, तो Z2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और ये -5, तो माइनस का 3 और ये -3 और ये माइनस का 4, दैट मीन्स माइनस का 7 आयोटा। तो सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फोर्थ में लिख देते हैं, फोर्थ हमारा जो हो जाएगा वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो जैसे हम लोग दो बाइनोमियल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, कैसे, सपोज अगर मुझे यही Z1 × Z2 करना है, तो Z1 × Z2 का मतलब Z1 और Z2 मैं अभी के लिए यही वाले ले ले रहा हूँ, तो 2 - 3 आयोटा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4 आयोटा से। ठीक है, तो अब ये दो टर्म लिखे हैं, ये भी दो टर्म लिखे हैं, तो जैसे हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते थे, इसका इससे करते थे, फिर इसका इससे करते थे, फिर यहाँ पर विद साइन इसको ले जाकर इससे करते थे, फिर विद साइन इसको ले जाकर के इसको करते थे, फिर कलेक्ट करते थे टर्म्स, बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। यहाँ पर जो डिफाइन है बिल्कुल सेम उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन को बोला गया है कि इसी तरह से करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 2 का इसमें करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 का 4 में करेंगे, 4 आयोटा में करेंगे तो 8 आयोटा आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 15 आयोटा आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया 10, ये हो गया +8 आयोटा और ये हो गया -15 आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7 आयोटा और ये हो गया माइनस का 12। और आयोटा स्क्वायर को हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो एक रियल नंबर बन गया, तो 12 बन गया, 12 10 के साथ जा सकता है, तो यानी ये हो जाएगा 22 - 7 आयोटा। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के तरीके हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं डिवीजन में, तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए, तो अब हमारा आ रहा है फिफ्थ ऑपरेशन, जो कि है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2 + 3 आयोटा, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 + आयोटा। ओके, -5 + आयोटा। और अब मुझे करना क्या है, अब मुझे Z1 को डिवाइड करना है Z2 से, Z1 को Z2 से डिवाइड करना है, तो Z1 की जगह पे हम लिख देंगे 2 + 3 आयोटा और Z2 की जगह पे लिख देंगे -5 + आयोटा। अब इसको इससे कैसे डिवाइड करा जाए, जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी डिवीजन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसमें यहाँ पर आयोटा के पहले जो साइन है वो है पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट वाले को बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे, आयोटा से पहले जो भी साइन है इसके रिवर्स साइन के साथ, इसका रिवर्स साइन जो कि माइनस हो गया आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है,
अभी हम आगे सीखेंगे कि हम इसे इसका कॉन्जुगेट बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको बोलते हैं। हमें कैसे करना है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है, यहाँ पर जो अगर प्लस लिखा है, आयोटा के पहले का साइन अगर प्लस है तो माइनस का साइन लगा के सेम रियल पार्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और अगर माइनस लगा है तो प्लस लगा करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपको ये आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब न्यूमरेटर में तो हमें मल्टीप्लीकेशन ही करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि हम सीख कर आए हुए हैं। और डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में चाहे तो हम लोग यूजुअल मल्टीप्लीकेशन कर लें, या फिर हम आइडेंटिटी लगा लें, जो कि हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमारी आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली ये आइडेंटिटी बनी होती है ना। अगर हम इसको यूजुअली मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है, तो हम इसका इस्तेमाल इमेजिनरी नंबर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये -5 लिखा है, ये भी -5 लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे आयोटा लिखा है, तो ये भी कुछ इसी तरह की बात हो गई। ठीक है, जहाँ पे a हमारा -5 हो गया, और अगर हम b की बात करें तो b हमारा एक तरीके से आयोटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, अब न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका इससे कराएंगे तो ये -10 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 15 आयोटा हो जाएगा, और इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो गया, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जब इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास -7 आ जाएगा, और ये -2 आयोटा और ये -15, तो ये माइनस का 17 आयोटा बन गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इससे प्लस होके 26 बन जाएगा। ठीक है, और मैं इसे स्प्लिट कर दूं अगर, तो ये 26 माइनस 17 अपॉन 26 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, मतलब Z1 को Z2 से डिवाइड करने पर हमें ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ठीक है, तो डिवीजन करते टाइम मुझे बस इतना याद रखना है, डिनोमिनेटर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा के पहले जो साइन होगा उसके साइन को चेंज करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना है, और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी से मुझे जाना है, तो अपने आप मुझे डिनोमिनेटर रियल नंबर मिल जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन कराना है यूजुअली, और फिर उसको स्प्लिट कर देना, अपने आप मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवीजन करते हैं। अब हम चलते हैं, हमारा लास्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो कि डिफाइन होता है, उसके बाद हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। ठीक है, चलिए। Sixth operation, which is multiplicative inverse. Multiplicative inverse of complex number. ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले होता क्या है, पहले तुम इस पे बात करते हैं, फिर देखते हैं आखिर फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है, जैसे अगर हमारे पास कभी भी एक नंबर दिया होता है और पूछा जाता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि उस नंबर, गिवन नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 1 आता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर 1 आता है, तो वो नंबर उस गिवन नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं आपको 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो 2 में मैं 1/2 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 2 जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूंगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मेरे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मुझे अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मान लेते हैं इसका जो है वो z1 है, सपोज इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे चाहिए जो कि z1 है, तो कैसा होना चाहिए, z का अगर मैं z1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब z1 क्या हो रहा होगा, z1 इज 1/z हो रहा होगा। ठीक है, तो z1 क्या हो रहा होगा, 1/z हो रहा होगा। तो अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना कैसे। जैसे z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
और मुझे पूछा गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें निकालना है किसका, z का, 2 प्लस 3 आयोटा का, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3 आयोटा, जैसे 1/z हो जाएगा। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है, जो कि z1 था। ठीक है, तो ऐसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, बेसिकली ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो डिवीजन वाला ही केस बना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्लस है मैं बस इसको माइनस से रिप्लेस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दूंगा, 2 माइनस 3 आयोटा। तो ऊपर तो हमारा 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा और नीचे मेरा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो इसके साथ प्लस होगा, तो प्लस 9 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में आने वाला है हमारे पास 30, इसको हम स्प्लिट कर देंगे दोनों में। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 2/13 माइनस 3/13 आयोटा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक, जहाँ पे हमने उसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के दो और कॉन्सेप्ट बारे में जानेंगे, कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक के लिए गुड बाय।